नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एईपीएस का काम अब पहले जैसा नहीं है और एनपीसीआई द्वारा रोज़ नई-नई पाबंदियाँ लगाई जा रही है। इसी एक पाबंदी में अब उन्होंने बैंकों को भी आदेश दे दिया है कि अब आप जो एईपीएस की लिमिट है, जो कि हम 10,000 रुपये प्रति एक समय में हम निकाल पा रहे थे, अब वो लिमिट जो है 5,000 रुपये की होने वाली है। ये एक बहुत ही बुरी खबर है दोस्तों हम लोगों के लिए, क्योंकि अब हम लोग काम ठीक से नहीं कर पाएँगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आईडीबीआई बैंक ने अपनी लिमिट 5,000 काफ़ी पहले से ही कर रखी है। उसके बाद अब जैसे ही एनपीसीआई का आदेश आया, उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी जो लिमिट है वो 5,000 रुपये की कर दी है। उसके अलावा आधार पे में जब हम 10,000 रुपये निकाल पा रहे थे, अब उसकी लिमिट भी 2,500 रुपये की कर दी गई। इसके अलावा आज मेरे पास एक कस्टमर आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसने मुझसे कहा कि 10,000 रुपये की मुझे आधार निकासी करनी है। जब मैंने उसका आधार निकासी करने का प्रयास किया तो उस समय मुझे वहाँ पर ट्रांज़ैक्शन लिमिट का एक एरर आ गया। इसके बाद मैंने कस्टमर से पूछा कि आज आज के दिन में आपने किसी तरह का कोई ट्रांज़ैक्शन किया है क्या? जैसे बैलेंस इंक्वायरी की हो या फिर किसी तरह की धनराशि की निकासी की हो, तो उसने कहा कि नहीं, हमने नहीं की है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आपने 1 तारीख से लेकर या अब तक किसी तरह का कोई ट्रांज़ैक्शन किया है बैंक से? तो उसने कहा कि नहीं, हमने एक भी रुपया अभी तक बैंक से नहीं निकाला है। तो इसके बाद फिर मैंने क्या किया, ग्राहक के अकाउंट से 5,000 रुपये निकालने का प्रयास किया और वो 5,000 रुपये सक्सेसफुली निकल गए। इसका मतलब एक ही बात है दोस्तों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अब आज मॉर्निंग में कई रिटेलरों को एक प्रॉब्लम आ रही थी अननोन एरर करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इसी अपडेट को पूरा करने के लिए किया जा रहा था कि अब एईपीएस संचालक एसबीआई के सीएसपी सेंटर के अलावा अगर कोई बाहर का एईपीएस संचालक अगर पैसे निकालने का प्रयास करता है तो मात्र 5,000 रुपये तक ही वो कर पाएगा। तो इस तरह अगर हमारी जो ये लिमिट जो है काफ़ी अगर कम हो गई है तो हम लोग काम कैसे कर पाएंगे? हमें समझ नहीं आ रहा दोस्तों कि आगे हम ये काम करें या नहीं करें। इसलिए मैंने आपको कल के अपने भी वीडियो में बता दिया था कि अगर आप लोग अपनी आमदनी को बरकरार रखना चाहते हैं या फिर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको एईपीएस के अलावा दूसरा भी कोई और काम देख लेना शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब एईपीएस का काम पहले जैसा नहीं रहा है। इसके अलावा मैंने आज एक यूट्यूब पर वीडियो देखा है जिसमें एक स्पाइस मनी का जो रिटेलर है उसको स्पाइस मनी कंपनी ने मनी रिकवरी का एक लेटर सेंड किया है। अब वो लेटर किस तरह का है इसकी पूरी जानकारी उस वीडियो में मुझे नहीं मिल पाई है, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद मेरे साथ भी एक किस्सा हुआ था इसी तरह का, जिसमें मुझसे अमाउंट रिकवर किया गया एईपीएस के लिए। तो वो किस्सा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास आज उस वीडियो में मैंने देखा कि एक रिटेलर को जो है वो 12,900 रुपये का रिकवरी का नोटिस स्पाइस मनी कंपनी ने दिया है और अगर वो रिटेलर 12,900 रुपये अगर कंपनी को पे नहीं करता है तो उसे 9% पर एनएम के हिसाब से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो जब इस तरह से अगर कोई कंपनी हमसे एईपीएस के बदले इतना बड़ा अमाउंट मांगे तो हम कैसे दे पाएंगे? क्योंकि उस रिटेलर का कहना है कि हमने उस कस्टमर को पैसा दे दिया है। तो अब ऐसे में वो रिटेलर क्या करेगा? तो इससे बचने का एक ही तरीका है दोस्तों कि आपको रजिस्टर मेंटेन करना शुरू करना ही होगा, नहीं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है कि आपको किसी ग्राहक द्वारा फर्जी शिकायत पर आपको उसका पैसा उसको वापस करना पड़े। अब आप कहेंगे कि एईपीएस से तो मात्र 10,000 रुपये ही निकल सकते हो, तो उसे 12,900 रुपये का रिकवरी लेटर कैसा है? तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आरबीआई द्वारा एक नियम लागू किया गया है कि अगर कोई भी बैंक किसी कस्टमर का पैसा तय समय से अधिक समय तक अगर रोके रखता है तो उसे प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से उस कस्टमर को पे करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर उसने 10,000 रुपये विड्रॉल किए होंगे तो 7 दिन का समय एनपीसीआई उस कस्टमर को और बैंक को देता है कि उसका पैसा उसके अकाउंट में वापस डाल दे, जबकि उस ट्रांजेक्शन की जो स्थिति है वो तो सक्सेसफुल थी होगा दोस्तों। तो उस स्थिति में वो पैसा रिफंड कैसे जाएगा? इसीलिए एईपीएस संचालक पर अब इसकी जिम्मेदारी आ गई, उसे वो पैसा देना पड़ेगा। अब ये शिकायत उस रिटेलर के पास 29 दिन के बाद गई, यानी कि 100 रुपये पर डे के हिसाब से 29 यानी कि 2,900 रुपये का जो है उसको पेनल्टी पड़ा है आरबीआई की तरफ से। तो अब वो बताइए कि वो रिटेलर क्या करेगा? पहले तो उसने 10,000 रुपये ग्राहक को दे दिए तो वो 10,000 का नुकसान हो गया। इसके अलावा अब वो रिटेलर से 12,900 रुपये की डिमांड की जा रही है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसने मुश्किल से इस ट्रांजेक्शन में 50 से 100 रुपये कमाए होंगे और अब उसे भरने पड़ रहे हैं 22,000 रुपये। तो वो कैसे कर पाएगा? तो आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है दोस्तों और इसे ध्यान से देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा काम रिटेलर को सतर्क करना है और उसकी जो पैसा है वो बचाना है। इसके अलावा एक और नई प्रॉब्लम आ गई है एईपीएस डिसेबल की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी आप जब भी एईपीएस का ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक आपको एरर आ रहा है कि एईपीएस सर्विसेज डिसेबल बाय दिस बैंक। तो ये भी एक प्रॉब्लम अब बैंकों द्वारा की जा रही है, क्योंकि इसमें भी एमपीसीआई का ही एक ऑर्डर है।
एनपीसीआई का कहना है कि जो कस्टमर काफ़ी समय से बैंक में आकर उसने कैश विड्रॉल नहीं किया, या फिर जिस कस्टमर ने काफ़ी समय तक एईपीएस सेवा या किसी भी तरह से अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया, तो उस कस्टमर को एईपीएस सेवा को डिसेबल कर देना चाहिए। क्योंकि अगर कस्टमर को उसकी आवश्यकता होगी तो कस्टमर बैंक में आके एक डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देगा कि आप मेरा जो है एईपीएस की सेवा को आप शुरू कर दीजिए, और जब तक कस्टमर ऐसा नहीं करेगा तब तक कि एईपीएस की सर्विस उसकी शुरू नहीं की जाएगी। तो ऐसे में अब एईपीएस संचालक क्या करेगा? फिलहाल इसमें और एक पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि पहले क्या था, जब तक यूपीआई मार्केट में नहीं आया था तब तक कि एईपीएस सेवा सबसे बढ़िया और ग्राहकों के लिए एकमात्र सेवा थी जिससे कि वो धन की निकासी कर अपना काम कर सकता था। लेकिन जब से यूपीआई शुरू हुआ है, पहले तो जो बहुत सारे कस्टमरों ने यूपीआई का इस्तेमाल नहीं आता था और काफ़ी जगहों पर यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट करने की भी सुविधा नहीं थी। अब बहुत बड़ा एक कस्टमर का जो नेटवर्क, मतलब एक बहुत बड़ा वर्ग जो है कस्टमर्स का, मान लीजिए कि एक 100 में से 70 से 80 कस्टमर जो है वो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और 20 कस्टमर यूपीआई का इस्तेमाल नहीं करते, और बहुत सा जो लेन देन है वो यूपीआई के माध्यम से ही होने लगा है। इसीलिए एनपीसीआई ने इस पर एक रिसर्च की और उसने पता लगा कि कितने प्रतिशत ग्राहक जो है वो यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और कितने लोग एईपीएस का। तो ऐसे में उसने ये देखा है कि लगभग 80% लोगों तक यूपीआई का इस्तेमाल करने वाला ग्राहक मार्केट में बहुत है। इसीलिए अब उसने ऐसा मान लिया है कि अब एईपीएस का जो है वो 5,000 रुपये की भी निकासी हो तो वो ग्राहकों के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि अगर इससे अधिक का अगर उसे ट्रांजेक्शन करना है तो वो यूपीआई का इस्तेमाल कर सकता है। पहले क्या होता था दोस्तों कि कई सारे कस्टमर्स को जो है बैंक द्वारा एक डेबिट कार्ड नहीं दिया जाता था, जिस वजह से वो कस्टमर्स यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जब यूपीआई को लॉगिन करने के लिए और उसका एम पिन बनाने के लिए, यानी जो हम यूपीआई का जो पिन डालते हैं पैसा भेजने के लिए, वो अब क्रिएट करने के लिए अब आधार कार्ड से मोबाइल नंबर का लिंक होना और बैंक से लिंक होना ज़रूरी हो गया है, और वो आधार कार्ड के माध्यम से ही यूपीआई सेवा का मतलब उपयोग कर पा रहा है। तो अब एनपीसीआई ने ये देखा कि अगर बहुत सारे कस्टमर का आधार कार्ड जो बैंक से लिंक है तो वो यूपीआई का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन कस्टमर्स को एईपीएस से हटाकर यूपीआई की तरफ ले जाने के लिए भी एनपीसीआई द्वारा बैंकों को ये निर्देश दिए गए कि अब आप एईपीएस की जो लिमिट है वो कम कर दीजिए और यूपीआई के ट्रांजेक्शन बढ़ाने के लिए ज़्यादातर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अब बहुत ही जल्द मार्केट में यूपीआई एटीएम भी आने वाले हैं। अभी ग्राहकों के लिए जिस तरह से एटीएम कार्ड के एटीएम मार्केट में है, उसी तरह जो एटीएम कार्ड की जो मशीन है वो अपग्रेड करके मान लीजिए 1 अप्रैल के बाद या फिर 2 से 3 महीनों के भीतर यूपीआई एटीएम जो है मार्केट में आ जाएंगे। जैसे उससे भी कई सारे रिटेलरों का काम जो है वो बंद होने वाला है, क्योंकि अगर यूपीआई एटीएम मार्केट में आ गया तो कस्टमर आपके पास पैसा निकालने क्यों है, क्योंकि उसके पास तो फ़ोन पे है, वो इजीली एटीएम सेंटर पर जाएगा और वहाँ पर स्कैन करके अपना पैसा निकाल लेगा। और जैसा कि मैंने कहा, जब एटीएम लॉन्चिंग का एक वीडियो काफ़ी मतलब दिवाली या दिवाली से पहले के आसपास कुछ वीडियोज़ एटीएम हिताची कंपनी ने जो एटीएम मार्केट में निकाले थे, वहाँ पर 10,000 रुपये तक की वो आसानी से विड्रॉल कर सकता है। तो यही बैंक अब अपने एटीएम से ही जब 10,000 की निकासी करके देंगे तो फिर कस्टमर को ग्राहक सेवा केंद्र तक आने की आवश्यकता क्या होगी। इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब बैंकों द्वारा जो है एईपीएस की लिमिट को कम किया जा रहा है, क्योंकि बैंक ये चाहता है कि बहुत सारे जो चार्जबैक और फर्जी जो शिकायतें आ रही है उससे बैंक भी परेशान है। ऐसा नहीं कि बैंक को बड़ा आनंद आता है कि वो कस्टमर की शिकायत एनपीसीआई को और एनपीसीआई हमसे रिकवरी करे। तो इसीलिए बैंक इस बात को मतलब लिमिट में रखना चाहता है कि कम से कम कस्टमर्स के साथ में जालसाजी हो, धोखाधड़ी हो। इसीलिए बैंकों ने अब अपनी लिमिट कम करनी शुरू कर दी। तो इसमें अब एईपीएस संचालकों का एक ही काम है कि वो अब अपने लिए कोई अन्य काम ढूंढ ले, और इसके अलावा जो भी एईपीएस का काम उनके पास आ रहा है उसे ईमानदारी से करे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रजिस्टर मेंटेन ज़रूर करें, ताकि जब भी आपके पास किसी भी कंपनी का आप एईपीएस का काम करते हो तो आपके पास जब मनी रिकवरी का कोई ईमेल, लेटर या आपको कॉल आता है कंपनी द्वारा, तो आप सीधा रजिस्टर की कॉपी स्कैन करके उस कंपनी को मेल कर दी, देखिए मैंने इस डेट पर इस कस्टमर का पैसा उसको दे दिया है। आज के वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हो और आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।